नमस्कार। दैनिक जागरण वार्तालाप में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी हैं हम जो हमारा अभियान है, जिसके तहत हम हिंदी के को समृद्ध करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए और उसे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए दैनिक जागरण के इस अभियान हिंदी हैं हम के तहत कई तरह के उपक्रम चलाते हैं। हिंदी बेस्टसेलर, जागरण वार्तालाप, जागरण संवादी, इस तरह के बहुत सारे उपक्रम हम दैनिक जागरण सानिध्य, जिसमें लेखकों के साथ बैठ के बातचीत होती है। कोरोना के इस संकट में हमने दैनिक जागरण वार्तालाप को ग्राउंड से उठाकर आभासी दुनिया में ले आए हैं और इस कड़ी में हम हर विषय पर रोज हिंदी के अलग अलग विद्वानों से बात करते हैं। कई बार गैर हिंदी भाषी लोगों को भी हम लेकर आते हैं। बस हमारा अनुरोध इतना होता है कि वो हिंदी में बात करें। आज हमारे साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक, करीब नहीं, 10 साल तक कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उसके पहले माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुल सचिव रहे और इन दिनों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जोशी, दैनिक जागरण वार्तालाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर जोशी के बारे में बताऊं कि ये सांस्कृतिक और कला प्रशासक होने के बावजूद भी एक संवेदनशील लेखक भी हैं। इनके हृदय में एक कवि भी बसता है। इनका एक काव्य संग्रह है मध्यांतर, वो काफी चर्चित रहा है और कवि के रूप में इनको एक व्याप्ति उस संग्रह ने दिलवाई थी, इनको पहचान दिलवाई थी उस संग्रह में। डॉक्टर जोशी समय समय पर सामयिक विषयों पर लेख के अलावा कहानियां भी लिखते हैं। दैनिक जागरण के पाठकों ने उनकी कहानियां संभवतः 1 या 2 बार पढ़ी भी होंगी और इनका पिछले दिनों एक संग्रह आया था, कुछ अल्प विराम। और अभी जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो इनकी एक किताब है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां, और जब मैं प्रकाशक के वेबसाइट पे गया तो उसके नीचे लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक। तो इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाना किसी कहानीकार की लोकप्रियता के बारे में एक संकेत तो देता ही है। डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हिंदी को लेकर जी हमारे साथ पिछले दिनों अश्विन सांघी, जो अंग्रेजी के लेखक हैं, वो जुड़े थे। उन्होंने बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा हिंदी हमारी भाषा नहीं है, वो हमारा भाव है, वो हमारी संवेदना है। तो हिंदी को आप उस तरह से ही लेकर देखें। तो फिर हिंदी को लेकर दूसरे लोगों के मन में ये थोड़ा डर या थोड़ा पता नहीं क्या कहें उसको, आप ही बेहतर परिभाषित कर सकें कि हिंदी से एक दूरी बनाकर रखना चाहते हैं दूसरी भाषा डर के। डर नहीं है अनंत जी, ये हिंदी को लेकर न्यूनता बोध है। और ये न्यूनता बोध भी वर्षों से जो हमारी औपनिवेशिक मानसिकता है, कॉलोनियल माइंडसेट है, उस औपनिवेशिक मानसिकता ने कहीं ना कहीं हमारे मन में इस बात को गहरे से बैठा दिया है कि जो बात अंग्रेजी में कही जाएगी वो ज़्यादा सटीक होगी, ज़्यादा गहराई तक पहुंचेगी, और जो बात आप हिंदी में कहेंगे वो शायद उतनी गहराई तक नहीं पहुंचेगी। इसकी एक और विडंबना ये भी है कि हमको कहा तो जाता है कि हम सारी बातें हिंदी में सोचें और हिंदी में करें, लेकिन हमने देखा कि पूरा का पूरा तंत्र, यानी ज्ञान का तंत्र, सिर्फ प्रशासन का भी नहीं कह रहा हूं मैं, पूरा का पूरा ज्ञान का तंत्र भी मूलतः अंग्रेजी में सोचता है और फिर उसका हिंदी में कहीं ना कहीं अनुवाद करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जब विद्यार्थी जीवन से ही बालक या बालिका जब पढ़ते हैं तो उनके मन में इस बात को कहीं ना कहीं बहुत जोरदार तरीके से अंकित कर दिया जाता है कि अगर तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, अगर तुम अंग्रेजी में बात करोगे, अगर तुम अंग्रेजी में बोलोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा पढ़ा लिखा समझेंगे, तो लोग तुम्हें ज्यादा संभ्रांत समझेंगे। ये एक दुविधा रही है। और इसी कारण हमने देखा कि घर में भी माता पिता बच्चों को बच्चे हिंदी बोलना चाहते हैं और माता पिता उसे अंग्रेजी बताना चाहते हैं। और आपने देखा होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके माता पिता जबरदस्ती उनसे बहुत ज्यादा अंग्रेजी में बोलते हैं, भले इन्हें खुद को ना आती हो अंग्रेजी। तो अपनी भाषा के प्रति जो न्यूनता का बोध, देखिए कोई भी अच्छा काम घर से ही शुरू होता है, बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं। अगर हिंदी बोलने के प्रति अगर मेरे मन में कोई न्यूनता बोध नहीं होगा तो मैं धीरे धीरे हिंदी में ही बात करने में, हिंदी में ही अपनी चीजों को अभिव्यक्त करने में महसूस करूंगा। और ये जो कहा जाता है ना कि ये भाव है, भाषा नहीं है भाव है, ये सब
थोड़ा सा छलावा है। क्यों नहीं है साहब, भाषा भी है, अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा का ये भाव भाव कह के हमको क्यों भरमाना, हमको मत भरमाइए, हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा में बात करेंगे। तो ये मुझे लगता है न्यूनता बोध से, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, मंचों पर भी कहता हूं कि हिंदी के न्यूनता बोध से जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक ये समस्या आएगी। डॉक्टर जोशी का परिचय कराते हुए एक बात मैं भूल गया कि इनकी मां हिंदी की प्रख्यात कथाकार है पद्मश्री मालती जोशी जी। और मालती जी की एक विशेषता है कि वो कहानी जब पढ़ती हैं तो वो देखकर नहीं पढ़ती हैं, पूरी की पूरी कहानी उनको याद होती है। जैसे कवि अपनी कविताओं को सुनाता है वैसे वो कहानी बगैर देखे पढ़ती हैं। तो आप मालती जी के पुत्र हैं, आपको भाषा साहित्य आदि सब चीजें संस्कार में मिले हैं। एक पूरी पीढ़ी मालती जी को पढ़ते हुए, मतलब मेरी वाली पीढ़ी तो कम से कम बड़ी हुई है और अब तो हम लोग प्रौढ़ता की ओर बढ़ चले हैं, तो कई पीढ़ियों को उन्होंने संस्कारित किया अपनी कहानी के माध्यम से। एक चीज जो साहित्य को लेकर कही जाती है या हिंदी को लेकर, जैसे ही हम हिंदी की बात करते हैं लोग उसको साहित्य से जोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि इसने भी नुकसान किया है भाषा के तौर पर? इसने भी बहुत नुकसान किया है। और ये देखिए, हिंदी भाषा साहित्य एक है और संप्रेषण संवाद एक है, और संप्रेषण और संवाद के लिए अगर हमारी हिंदी की भाषा है जिसमें हम संवाद किसी के साथ स्थापित करते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी तो अपने आप में एक भाषा का ही प्रयोग है। तो उसको क्यों हमेशा साहित्य से जोड़ दिया जाए? आपको सिर्फ चूंकि आपने माता जी का जिक्र किया इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, वो देश की शीर्षस्थ कथाकार हैं, बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, कई पीढ़ियों को उन्होंने संस्कार दिए हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक माँ के तौर पर उन्होंने किस तरह से हम लोगों को प्रशिक्षित किया है अच्छी भाषा और अच्छी चीजें पढ़ने के लिए। मुझे अभी भी याद है, हमारा बचपन बीता है जौरा में, गांव था जौरा, एक मतलब ये 1963 से 1970 के बीच की बात है। वहां पर 3-4 साल लाइट भी नहीं थी और ये दस्यु पीड़ित इलाका था, जब चंबल में दस्युओं का आतंक होता था। और गांव के बाहर निर्जन कॉलोनी में हमारा घर था। माँ सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ने मिले, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किताबें जुटाकर लाती थी। जब वो इंदौर जाती थी, ग्वालियर जाती थी, वहां से किताबें लाती थी और पढ़ के सुनाती थी। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हमारे कान, आपने कहा ना कि वो बहुत अच्छी कहानी, सचमुच बहुत अच्छी कहानी कहती हैं। और इसलिए जब वो कहानी सुनाती थी तो हमको लगता था कि हमें खुद को पढ़ना चाहिए, और उस तरह से भाषा के संस्कार पैदा होते हैं। और वो जो भाषा के संस्कार पैदा होते हैं वो फिर सिर्फ साहित्य में नहीं आते, वो हमारे बातचीत में, हमारी बोलचाल में आते हैं। हम अच्छे शब्दों का, अच्छी शब्दावली का प्रयोग करना चाहते हैं, अच्छी शब्द रचना, अच्छे वाक्य विन्यास का प्रयोग करना चाहते हैं। और अब इसमें आत्म प्रशंसा होगी कहना, लेकिन कई बार लोग जब मुझको बोलता हुआ सुनते हैं तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपकी हिंदी सुनते ही चले जाए। तो ये सुनते ही चले जाएं, ये मेरा श्रेय नहीं है, ये मेरी माँ का, मेरे परिवार का श्रेय है जिन्होंने मुझे अच्छी भाषा के संस्कार दिए। तो ये मेरा कहना था कि संप्रेषण की भाषा। जी आप अब बाल्टी जी की बात अभी बताऊं। अभी कोरोना के पीरियड में हमने इंदौर अपने संवाददाता को भेजा था, दैनिक जागरण के लिए उनका इंटरव्यू कराया। और इस उम्र में भी वो कितनी सक्रिय हैं कि न सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू दिया, जब हमारा संवाददाता वहां से चलने लगा तो उन्होंने एक कविता पकड़ाई और कहा कि कोरोना काल में एक कविता लिखी है, आप दैनिक जागरण के लिए इसको भी ले जाइए। तो भाषा से उनका जो लगाव है वो आप में भी दिखता है। अब थोड़ी सी आपकी रचनात्मकता की बात कर लें। आप कला प्रशासन के क्षेत्र में या आप विश्वविद्यालय शिक्षा में भी जुड़े, शिक्षा के संगठनों के से भी आप जुड़े हैं। आपको नहीं लगता कि प्रशासन में आने की वजह से रंगमंच का एक बड़ा नुकसान कर दिया आपने? मैं तो बार बार कहता हूं कि मैं मूलतः रंगकर्मी हूं और मैं अंततः रंगकर्मी हूं। मतलब ये जो नौकरी होती है, प्रशासन हो चाहे आप विश्वविद्यालय के कुलपति हो, दरअसल रंगमंच छूटा मेरा जब तक मैं विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार था, तब तक भी मैं सक्रिय था थिएटर में। मैंने करीब 25 से 30 नाटकों का निर्देशन किया, उसके लगातार प्रदर्शन होते थे। लेकिन जैसे जैसे बतौर रजिस्ट्रार, कुल सचिव आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे वैसे आपको नाटक के लिए आपका समय देना कम हो जाता है। और जब कुलपति बने तो वो समय और भी घट गया, निश्चित तौर पर घटता ही है। उसके बाद से फिर रंगमंच की तरफ उस तरह से मैंने सक्रिय रंगमंच नहीं किया, लेकिन फिर मैंने नाट्य लेखन किया, नाटकों का अनुवाद किया। अभी जयंत देशमुख जो नाटक मंचित करते हैं, नट सम्राट, जो मराठी का प्रसिद्ध नाटक है,
उसका हिंदी मंचन जो करते हैं उसका अनुवाद मैंने ही किया हुआ है। बहुत प्रसिद्ध बाबा साहब पुरंदरे का जानता राजा, उनको हिंदी में करना था और उनको बार बार लगता था कि हिंदी में जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, तो उसका भी अनुवाद फिर मैंने किया है। तो रंगमंच से संबंध बिल्कुल लगातार बना हुआ है। जो रंगमंच एक बार कर लेता है, अनंत जी आप भी जानते हैं, वो उससे छूटता नहीं। आप भले ही रंगमंच को छोड़ दें, रंगमंच आपको कभी छोड़ता नहीं है। और ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे मैं अभी यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हूँ या उससे पहले मैं एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय में था, जो भी काम मैं करता हूँ उसमें मुझे रंगमंच बहुत अधिक सहायता प्रदान करता है। ये मतलब ऐसा कहना चाहिए कि एक तरह से रंगमंच आपको मार्गदर्शित करता है, चाहे आप कुछ भी करें। इसलिए जोशी जी, आपके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग, अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने जागरण के पाठकों को वार्तालाप के माध्यम से। आपने लिखने की शुरुआत किस चीज से की? कविता से? सबसे पहले व्यक्ति कविता ही लिखता है स्वाभाविक रूप से। कविता ही लिखी, छुटपुट लिखी, एक दो कविताएं लिखी। लेकिन आपको बताएं, और वो बहुत रोचक होगा जानना, कि शुरू में मैंने बहुत व्यंग लिखे और व्यंग रचनाएं बहुत लिखी। और व्यंग रचनाएं लिखने के पीछे जो मूल प्रेरणा थी वो आदरणीय शरद जोशी जी की थी। तो मैं उनको बहुत पढ़ता था। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं 9वीं 10वीं में था तब तक मैंने शरद जोशी जी का लिखा हुआ एक एक शब्द पढ़ डाला था, और सिर्फ पढ़ा नहीं था, रट डाला था। मतलब हम मित्रों की आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग शरद जोशी जी के वाक्यों का, जैसे डायलॉग होती है ना, तो मैंने एक वाक्य बोला तो फिर मित्र ने उसी के पलट में दूसरे किसी व्यंग रचना का डायलॉग, इस तरह से। तो वो शरद जी का प्रभाव था और उस तरह से मैंने बहुत व्यंग लिखा। अभी भी मेरी जो कहानियां है उसमें कहीं ना कहीं व्यंग का पुट बहुत अधिक होता है। तो कई मित्र कहते भी हैं कि तुम अच्छे खासे व्यंग को तुमने कहानी में बदल दिया। पर मुझे फिर बाद में लगा कि शरद जोशी एक ही हो सकते हैं, शरद जोशी कई नहीं हो सकते हैं। और उन दिनों अखबारों में अदबीज कॉलम छपा करते थे, नई दुनिया से शुरू हुआ था अदबीज, जिसमें व्यंग का आता था। तो मन में एक चुनौती होती थी कि अदबीज में छपना चाहिए, अगर आप अदबीज में छप जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक कैलाश चंद्र पंत जी एक पत्र साप्ताहिक निकालते थे, जनधर्म, उसमें मैंने बहुत लिखा और वहां से शुरू हुआ। और युवा जो साथी जुड़े हैं इस अगर कार्यक्रम से, वो समझेंगे कि जब आप नए नए लिखते हैं तो आपके अंदर लिखने का बहुत शौक होता है, क्योंकि आप लिखाड़ बनना चाहते हैं, रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं। अब जब आप रोज लिखते हैं तो रोज छप नहीं सकते, तो रोज जब आप छपते नहीं तो आपके अंदर एक तरह की कुंठा पैदा होती है। तो हमारे एक गुरु जी थे, उन्होंने कहा कि वो भी पत्रकार थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, तुम्हारी ये जो छपास जब तक खत्म नहीं होगी तब तक तुम्हारे अंदर से अच्छा साहित्य नहीं निकलेगा। और इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखो, रोज लिखो। तो हम दैनिक जागरण में एक कला समीक्षा का कॉलम लिखते थे, और मैंने वो दैनिक जागरण भोपाल में लगभग 2 वर्ष तक कला समीक्षा का कॉलम लिखा, और पूरा लीड आर्टिकल, मतलब मंगलवार को हाफ पेज का लीड आर्टिकल एडिटोरियल के बगल में छपता था कला समीक्षा का। और वो संभवतः भोपाल में अपनी तरह का पहला प्रयोग था कि कोई समाचार पत्र हर हफ्ते, अब तो अनंत जी आप लगातार लिख रहे हैं, इतना आप लिखते, तो मुझे आपसे बड़ी ईर्ष्या हो जाती है कई कई बार कि हम इस दौर में जवान क्यों नहीं हुए। पर आप तो रोज लिखते थे, मैं तो साप्ताहिक लिखता हूँ। और मैंने बहुत लिखा उस दौरान। पर उससे एक ही बात हुई, उससे 2 चीजें हुई। एक तो शब्द और वाक्यों के संस्कार और भाषा के संस्कार, और अपनी लेखनी पर नियंत्रण, कितना लिखना, कब लिखना, कैसे लिखना, और बिना किसी को आहत किए, बिना किसी को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाए क्या मैं अपनी बात कह सकता हूं, उसकी एक छोटी सी मुझे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मुझे प्राप्त हुआ। जोशी जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि कविता से कहानी कैसे गए आप? क्या माँ को देखकर प्रेरणा मिली आपको, या कैसे कहानी में कैसे प्रवेश हुआ आपका? ये बहुत मैं अभी इसका कोई उत्तर ही नहीं ढूंढ पाता मुझे। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है, और ये मैं कई बार कहता हूं कि बच्चे को किस कोख से जन्म लेना है ये तो नियति तय करती है। तो इसलिए मैं अभी भी कविता भी लिखता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ, वक्त पड़ता है तो कभी कभी थोड़ी व्यंग भी, जो जिस तरह की कुछ अल्प विराम जैसी रचनाएं भी लिखता हूँ, जो पूरी कहानी नहीं होती,
कई बार मेरे कुछ साहित्यकार मित्र कहते हैं कि तुमने एक बहुत अच्छे कहानी के बीज इस छोटी सी रचना में खो दिए। कुछ मित्रों ने यह भी कहा कि एक उपन्यास के बीज इस कहानी में खो दिए। तो ठीक है, जैसे आपने जो संकलन जिसको आपने संपादित किया है उसमें एक कहानी है। कई मित्रों ने कहा कि ये जो कहानी है निर्माल्य, इस पर तो एक पूरा उपन्यास बनना था और आपने इसको कहानी में निपटा दिया। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि वो कहानी स्वयं स्फूर्त या वो रचना स्वयं स्फूर्त अपना आकार ढूंढ लेती है। उसको लगता है कि मुझे कविता के रूप में आना है तो कविता के रूप में आए। हाँ, ये बात जरूर रही कि माँ का प्रभाव होने के कारण एक चीज मैंने हमेशा सोची और करने की कोशिश की कि मैं कहीं ना कहीं माँ की नकल न करूं, माँ की कॉपी यानी माँ की प्रतिकृति ना बनूं। उसके प्रति मैं थोड़ा सा सावधान जरूर हुआ और इसके लिए माँ ने भी बहुत बार मुझे मार्गदर्शन भी दिया। तो वो एक जरूर बात रही। मशहूर माँ बाप की संतान के सामने ये चुनौती बड़ी होती है कि वो उनकी उनकी छवि की छाया से बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक बात। मैं अल्प विराम की आपने चर्चा की, मैं अल्प विराम पे आता हूँ। अल्प जी विराम से आपने एक नई विधा हिंदी में जी शुरू कर दी। मुझे तो लगता है कि न वो कहानी है न वो व्यंग है, वो जी। समझ में नहीं आती, बस पढ़ते हुए अच्छा लगता है। वो तो हुआ क्या अनंत जी, जी इसकी शुरुआत यूं हुई कि जब यहाँ आने के बाद दिल्ली में लगातार प्रवास काफी हुए और प्रवासों के दौरान कभी कभी फ्लाइट में, रेलवे स्टेशन पर या किसी जगह आप जाते हैं तो वहां पर नई जगह पे नए लोग, नया अनुभव। अब वो नया अनुभव ऐसा होता है कि वो कहानी के रूप में गढ़ सकते हैं, लेकिन कहानी के रूप में गढ़ने से वो बड़ा कृत्रिम लगता है और वो स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा और इतना नैसर्गिक लगता है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग अगर अच्छे हैं और अगर उनकी अच्छाई की तारीफ की जानी चाहिए तो उसके लिए हम उसके ऊपर कहानी का खामखा मुलम्मा क्यों चढ़ाएं। वो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। तो मैंने धीरे धीरे फेसबुक पर लिखना शुरू किया। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि फेसबुक पर जो तुम लिखते हो वो बड़ा अच्छा लिखते हो, लेकिन ये बड़ा तात्कालिक है। फेसबुक पर तो रोज ही इतने सारा कंटेंट आता है, तो ये तो गायब हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि क्या मैं उनका संकलन निकाल सकता हूँ। अब जब मैं संकलन निकालने के लिए सोचने लगा तो मेरे सामने भी प्रश्न आया कि इसको मैं क्या संज्ञा दूं। क्या ये ललित निबंध है, क्या ये कहानी है, क्या ये व्यंग है, क्या ये व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र इसलिए कि फूले देशपांडे जी ने मराठी में वो परंपरा शुरू की है। बहुत सुंदर व्यक्ति चित्र उन्होंने लिखे हैं। बल्कि जो लोग मराठी थोड़ा पढ़े होंगे उनको मालूम भी होगा कि व्यक्ति अणी वल्ली फूले देशपांडे जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है और उसमें मतलब एक तरह से जैसे कहना चाहिए सुपर हिट कृति रही है व्यक्ति अणी वल्ली। तो मुझे लगा कि मैं क्या इन सब का मिलाकर एक ऐसा कोई मॉडल बनाऊं जो ठीक है भाई, जैसा है आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है। मुझे इससे कोई साहित्यिक सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैंने कोई महान साहित्य का सृजन किया है। इसलिए वो छोटी छोटी रचनाएं हैं। आदरणीय ओम निश्चल जी ने जब उसके ऊपर समीक्षा लिखी तो उन्होंने उसका नाम दे दिया रम्य रचनाएं। तो मुझे लगा चलिए अच्छा, इतने बड़े साहित्यकार अगर उसको रम्य रचना कह रहे हैं तो मुझे भी खुशी है। लेकिन उसमें एक और फिर बात आई जो मैंने महसूस की, जिसके लिए मुझे ज्यादा लगा कि इस तरह की रचनाएं लिखनी चाहिए। खासकर जो युवा वर्ग के मेरे साथी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या स्कूल के अंतिम जो वरिष्ठ वरिष्ठ स्कूल की हायर क्लासेस में, वो अक्सर हिंदी से दूर हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदी साहित्य बहुत भारी है, उनकी पहुंच से बाहर है, या फिर हिंदी साहित्य वो है जो अनुदित है। अब मैं और नाम नहीं लेता, पर जैसे चेतन भगत की किताबों का हिंदी अनुवाद है, उन तो वो उसको ही हिंदी साहित्य मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आसान सरल भाषा में उनको रुचिकर लगे ऐसी कोई चीज क्या मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। और मैंने जहां जहां भी विशेषकर कॉलेज गोइंग विद्यार्थियों में जब जब भी ये कुछ अल्प विराम की रचनाओं का पाठ किया है, बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया। बल्कि कई कई महाविद्यालयों में उन्होंने कहा कि इसके तो और सत्र होना चाहिए, हमें बताइए, हम इसके और सत्र करें। तो वो यही जो एक कुछ कुछ अल्प विराम के बारे में जो युवा हैं वो ये कहते हैं कि ये इंस्टेंट साहित्य है। जैसे टू टू उनकी भाषा में अगर कहूँ, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट भाषा जी वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो, तो वो कहते हैं कि जिस तरह 2 मिनट्स नूडल्स है ना, वैसे ही 2 मिनट्स कहानी है ये। इसको मतलब इसको वो कॉम्प्लीमेंट की तरह देखते हैं कि हाँ हमारे पास इतना समय अभी नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ ऑन द मूव भी पढ़ लो, हाँ। कहीं दोस्तों से बात करते हुए पढ़ लो। तो जी आप शुरू से लेके अंत तक में आपको
ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो आपने उसको बताते हुए कही, वो ये कि फेसबुक पर आप लिखा करते थे इसके बारे में। जी, तो सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो जी, आपने कहा कि फेसबुक पे लोगों ने पहले बहुत पसंद किया और उसके बाद लोगों की ये राय बनी कि इसको संकलन के रूप में छपवा लेना चाहिए। ये फेसबुक का एक सकारात्मक पक्ष भी है। जी। तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया रचनात्मकता को कितना सहारा दे सकती है या अपने पाठकों तक पहुंचने में कितनी मदद कर सकती है? क्योंकि सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर तो इन दिनों लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। वही अनंत जी, दिक्कत यह है कि ये निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से फेसबुक का या और भी जो चाहे व्हाट्सएप हो या ट्विटर पे मैं उतना नहीं हूँ, पर इन सारे माध्यमों का उपयोग रचनात्मक कामों से और अपनी अपनी रचनात्मकता को प्रस्तुत करने में और दूसरे की रचनात्मकता की प्रशंसा करने में। अगर मैं फेसबुक को राजनीति का अखाड़ा बना लूं, अगर फेसबुक को मैं सांप्रदायिकता का अखाड़ा बना लूं, अगर मैं फेसबुक को जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि स्कोर सेटल करने की एक जगह बना लूं, तो फिर गलती है और फिर वो चलता जाएगा, वो तो अनंत काल तक चलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया के साथ एक सबसे बड़ी जो त्रासदी अभी कह सकता हूं वो ये है कि ये किसी के वश में नहीं है और सब लोग इसमें एक एक ही स्तर पर हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। तो आपने देखा होगा कि दादा, पुत्र और पोता तीनों एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में हैं। अब जब पोता अपने मित्रों के साथ संवाद करेगा तो उसके मित्रों के साथ उसकी संवाद का स्तर अलग होगा और पिता और पुत्र का संवाद का स्तर अलग होगा और पिता और दादा के संवाद का स्तर अलग होगा। तो ये तो एक तरह का संयम सबको बरतना होगा कि मेरे स्तर का संवाद कौन सा है, मैं कहां कूद पड़ूं। अब मतलब इसको बिल्कुल थोड़ा अनौपचारिक रूप से ही मैं कह रहा हूं कि लड़का अपने दोस्त के साथ किसी किसी अपनी किसी कोर्टशिप की बात को फेसबुक पर साझा कर रहा है, मान लीजिए, और दादा उसको लाइक करे या कमेंट करे, तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा है ना। तो इसलिए ये जो संयम है, ये जो एक दूसरा का शील है, जब हम लोग युवा थे तो हमें मालूम था कि कौन सी बातें घर में करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी है, कौन सी बातें पिता के साथ करनी है, कौन सी बातें माता के साथ करनी है, कौन सी बातें मित्रों के साथ करनी है। अब फेसबुक पर तो आपके पास एक ही संज्ञा है, सब लोग आपके दोस्त हैं, फ्रेंड ही हैं, एवरीबडी इज फ्रेंड। तो फिर आप जी। क्या करेंगे? आपके पास दो ही विकल्प हैं, या आप लाइक करिए या लाइक मत करिए। तो और कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। तो इसलिए ये जो संयम है ये बरतना होगा। और मुझे लगा कि पिछले कुछ वर्षों से मैंने प्रयास किया और संयम ही बरता कि भाई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना। इसलिए मैंने अपने कुछ क्षेत्र बना लिए हैं कि चाहे मैं राजनीति हो, सांप्रदायिकता हो, इस तरह की कोई झगड़ा हो, उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूं, या किसी की कोई व्यक्तिगत रंजिश भी हो। कई कई बार लोग आपके ऊपर भी बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, आपको खामखा उकसाना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर अगर हम मतलब पानी छोड़ दें कि भाई ठीक है, जाने दीजिए, आपने अपनी कुंठा व्यक्त कर दी, आप प्रसन्न है ना, प्रसन्न बने रहिए, तो ज्यादा आप सुखी रहते हैं। ये मेरा एक सोचना है। एक सोशल मीडिया के बाद थोड़ा मैं आपसे डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ। जी, वो आपकी कहानियों में परिवार बार बार आता है। जी, आपने YouTube पर कहानी सुनाने की एक श्रृंखला शुरू की है। जी, उसमें आपने एक कहानी सुनाई थी, साड़ी खरीदने वाली। जी, जी। तो ये आपके अपने अनुभव होते हैं या सुने हुए अनुभव होते हैं? क्योंकि वो बड़े खतरनाक और बड़े क्या कहते हैं जोखिम लेकर आपने लिखा है, वो लिखी है वो हाँ। कहानी। मैंने जब कुछ अल्प विराम की भूमिका लिखी तो उसमें एक बात बहुत स्पष्ट की कि इसमें अलग अलग कहानियों में कई बार मेरी पत्नी का उल्लेख आया है, जी। लेकिन लेकिन उन सभी कहानियों की पत्नी मेरी पत्नी नहीं है, वो अलग अलग पत्नियां भी हैं। पर सुगमता की दृष्टि से कई कई बार श्रीमती जी को, जैसे अभी मैंने परसों ही फेसबुक पर एक छोटी सी मजेदार सी चीज डाली है मास्क को लेकर, जी। नाक जी। और मास्क का संबंध। तो कुछ लोगों ने इसमें कमेंट किया कि देखना भाई, तुमको घर भी जाना है, भाभी जी की तुमने इतनी इसमें छिलाई कर दी है। तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि मेरे साथ मालविका हैं, जो मालविका मेरे साथ मेरी ही तरह रंगमंच की कलाकार हैं, और हम लोग
पति पत्नी बाद में हुए, बहुत अच्छे दोस्त और सहकर्मी, रंगकर्म में हम लोग एक साथ काम करते रहे। तो एक दूसरे के साथ हमारे संबंध बेहद दोस्ताना, एक तरह से एक दूसरे को समझने लायक। तो जितने व्यंग और कटाक्ष, ऐसे ही अभी जो हमने एक साझा काव्य संग्रह हमारा आया, यूं ही साथ साथ चलते, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें पति को लेकर और उलाहना पति को और ये सारी चीजें कही हैं। तो उन्होंने भी कमोबेश यही बात कही कि इसमें जितने सारे पति हैं वो सब मेरा पति नहीं है, मतलब किसी की बेवफाई, किसी की नादानी, किसी की नासमझी, वो सारा इस पति पर मत भेजिए। तो है कुछ कुछ चीजें मिली भी रहती हैं, मतलब ऐसा नहीं कहता कि सारा कुछ ही जैसे कहना चाहिए वास्तविक हो। थोड़ी कल्पना, थोड़ी वास्तविकता, या दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स को, दो अलग अलग चरित्रों को जोड़कर एक तीसरा चरित्र बनाना, ताकि वो लोगों को सहज भी लगे, सुगम भी लगे और रुचिकर भी लगे। लेकिन एक बात जरूर मैं करता हूँ, जो अनंत जी शायद आपने गौर किया होगा, अगर मुझे कहीं व्यंग करना होता है, कहीं कटाक्ष करना होता है, कहीं मजाक उड़ानी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने ऊपर व्यंग करूँ, अपने ऊपर कटाक्ष करूँ, अपना मजाक उड़ाऊँ। किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक, किसी ऐसे व्यक्ति पर कटाक्ष न करूं जो अपनी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए कहीं उपलब्ध नहीं है। तो ये बात है। यूं ही साथ चलते चलते पर हम बात करेंगे। और आपकी चाय आ गई है, आप चाहिए तो पीछे से मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैं जी हाँ। तो मैं ये कह रहा था आपसे, आपने बहुत खूबसूरती से अपने प्रेम को छुपा लिया शुरुआती बातचीत में, लेकिन आप छुपा नहीं पाए, आखिरकार आपने खुलासा कर ही दिया अंत में। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब मालविका जी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, क्या कविताएं उसी दौर में आपके अंदर पनप रही थी? नहीं नहीं, हाँ अभी इसमें तो खैर मैं ऐसा कहूंगा तो शायद कविताएं तो पनप रही थी, कविताएं पनप रही थी, लेकिन सब मालविका जी के लिए पनप रही थी ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छा प्रयोग आप लोगों ने किया अभी यूं ही साथ चलते चलते में, क्योंकि मालविका जी भी बहुत अच्छी कवित्री हैं, और मेरी राय आप जानते हैं, मैं बोल चुका हूं आपको कि आपसे बेहतर कविताएं लिखती हैं वो। तो ये प्रयोग करने का, कैसे प्रयोग करने का आइडिया कहाँ से आया कि एक तरफ आपकी कविता होगी, एक तरफ उनकी कविता होगी, 31 दिसंबर, 31 तमाम तरह के संयोग उसमें हैं। तो ये जरा हमारे पाठकों के साथ साझा करिए आप। हुआ क्या कि मैं कविताएं पहले से लिख रहा था, और मालविका जी तो बहुत पहले से कविताएं लिखती थी, जैसे जब शायद 8वीं 9वीं क्लास में रही होंगी, तब से वो भी कविताएं लिखती थी, और कवि सम्मेलनों में जाना, कवियों को सुनना, ये भी उनका शौक रहा। हम भी अपनी कविताएं लिखते थे। बाद में कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि चूंकि दूसरी व्यस्तताएं हो गई, रंगमंच आ गया, रंगमंच के बाद विवाह हो गया, विवाह के बाद अपनी दूसरी जो जिसे कहना चाहिए कि पारिवारिक दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, तो कहीं कविता बीच में छूट गई, उनकी और मेरी भी थोड़ी थोड़ी छूट गई। फिर मैंने मध्यांतर, जब 2007 में मध्यांतर आया, रायपुर में उसका लोकार्पण हुआ, तब भी मालविका ने कविताएं लिखना शुरू नहीं किया था, मतलब फिर से शुरू नहीं किया था। लेकिन मालविका चूंकि स्कूल में पढ़ाती थी, इसलिए वो लगातार स्कूल के लिए गीत लिखना, रचनाएं लिखना, तुरंत उन रचनाओं का अनुवाद कर देना, जैसे किसी ने इंग्लिश में कोई पोएम लाई, तुरंत भारतीयकरण करके उसको हिंदी में बना देना, या उसकी धुन लगा देना, ये सब काम वो करती रहती थी। तो फिर दिल्ली में जब आई तो उन्होंने कविता लिखना लगातार शुरू किया। देखते देखते हमने देखा कि अच्छी खासी उनकी कविताएं हो गई। अचानक एक दिन ऐसा ख्याल आया कि जो मेरी बहुत सारी कविताएं हैं, जो मालविका की बहुत सारी कविताएं हैं, तो हमारी शादी हुई थी 31 दिसंबर को, और इस 2019 में 31 साल हमारी शादी को पूरे हुए। तो ये एक संयोग आया कि 31 दिसंबर और 31 साल, तो एकदम मन में यूं ख्याल आ गया कि क्यों ना हम दोनों एक साझा काव्य संग्रह निकालें, जिसमें 31 कविताएं मालविका जी की हों और 31 मेरी हों। तो इसलिए ये सारा 31 का जो सारा जोड़ बना, तो इसलिए वो ये संग्रह का नाम आ गया, यूं ही साथ साथ चलते। फिर उसको हमारे मित्र भरत तिवारी ने बहुत सुंदर तरीके से हमारे ही चित्रों से सजाया। ललित शर्मा जो शिल्पायन के प्रकाशक हैं, उन्होंने कहा कि इसको मैं छापूंगा, तो उन्होंने इसको बड़े कलात्मक ढंग से छापा। तो एक तरह से किसी ने मुझे कहा भी कि ये तुम्हारी इतनी फोटोज कौन देखेगा, तुम पति पत्नी की क्यों
इसको कौन खरीदेगा। तो मैंने कहा इस तरह के जो शौक होते हैं वो खरीदने या बेचने के लिए नहीं होते, ये होते हैं मित्रों के साथ साझा करने के लिए। हमें बहुत आनंद आया और आश्चर्य ये हुआ कि कई ने उस संग्रह को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया, अच्छी प्रतिक्रियाएं आई, बड़े बड़े लोगों ने उस पर अच्छी समीक्षाएं लिखी। तो मुझे खुशी हुई कि चलो एक प्रयोग हुआ। बल्कि अभी हमने एक साझा, आपको बताएं, एक साझा कविता भी लिख दी। मतलब अच्छा। काव्य संग्रह तो दूर की बात है, अभी हमने दोनों ने मिलकर कविता भी साझा लिख दी। कुछ आधी अच्छा, उन्होंने मतलब राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने जो प्रयोग किया था उपन्यास में, वो आपने कविता में कर दिया। कविता में किया है। आगे जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी उपन्यास में या किसी नाटक में भी ऐसा कुछ काम हो, ये कोशिश रहेगी। जी जी डॉक्टर जोशी, आप दैनिक जागरण वार्तालाप के कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला और बहुत सारी अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक यादें साझा की। मालती जी के बारे में बात करना अच्छा लगा, मालविका जी के बारे में जानकर भी हमारे लोगों को अच्छा लगेगा। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आनंद जी। एक जैसे होता है ना कि मन मन की बात मन के मित्र के साथ करना, ये जी एक इस बात का आनंद आया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दैनिक जी, जागरण को और हिंदी है हम के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।